नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो भूमंडलीय जैव विविधता के संदर्भ में था, जिसमें मैंने विश्व स्तर पर जैव विविधता के 4 प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा की थी। आज का वीडियो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रणाली को कहा जाता है स्वस्थानी कंजर्वेशन मेथड या इन सिटू कंजर्वेशन विधि, और दूसरा है परस्थानी कंजर्वेशन या एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। स्वस्थानी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जब जीवों और पादपों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है, तो इस विधि को कहा जाता है इन सिटू संरक्षण विधि। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया जाता है। तो स्पष्ट है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो आज का हमारा टॉपिक है, यह संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण की कैसी विधि है, तो इन सिटू विधि है, इन सिटू कंजर्वेशन विधि है। दूसरा होता है परस्थानी संरक्षण विधि, जिसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जब संकट ग्रसित प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में तेजी से विलुप्त हो रही होती है, तो उन्हें उनके संरक्षण के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसकी देखभाल अब घर में नहीं की जा सकती है, तो उसे क्या किया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसकी स्थिति और खराब हो जाती है, तो आईसीयू में भेजा जाता है। तो परस्थानी संरक्षण विधि ठीक इसी प्रकार के कि जब संकटग्रस्त प्रजातियां जो है अपने प्राकृतिक आवास में तेजी से विलुप्त हो रही होती है, तो उनके संरक्षण के लिए उनको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, और इसी विशेष देखभाल की विधि को कहा जाता है परस्थानी संरक्षण विधि, जिसके अंतर्गत चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, जंतु उद्यान को शामिल किया जाता है। तो स्पष्ट है कि बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण की एक कैसी विधि है, इन सिटू विधि। आज का हमारा ये टॉपिक है। पहला क्वेश्चन इसी से आपसे अगर पूछा जा सकता है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जंतुओं और पादपों के संरक्षण की कैसी विधि है, तो आप बताएंगे इन सिटू कंजर्वेशन मेथड या स्वस्थानी संरक्षण विधि। अब हम समझते हैं कि बायोस्फीयर या जैवमंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था एडवर्ड स्विस महोदय के द्वारा। क्लियर है। अब क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह कैसे आया, तो ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 1971 में मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी। कब शुरुआत हुआ था? 1971 में। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था। मतलब जो हमारा आज का टॉपिक है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो इस अवधारणा या इस जो शब्द का उत्पत्ति आया, यह कब आया? 1975 में मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत। यह किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। क्लियर है। और इसका उद्देश्य क्या था? पारितंत्र एवं इसके आनुवंशिक पदार्थों को संरक्षण करना। क्लियर है। अब आप समझेंगे, एक पॉइंट हमारे पास है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह वह क्षेत्र होता है जहां स्थलीय एवं सागरीय तथा जैविक तथा अजैविक संसाधनों को संरक्षण तथा वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है। क्लियर है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों संसाधन जो स्थल में पाए जाते हैं या सागर में पाए जाते हैं, उन सभी का संरक्षण तथा उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में। क्लियर है। अब इसमें क्या है कि वर्तमान समय में विश्व में 714 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए पूरे विश्व में, जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह कनाडा में ग्रेट बियर लेक। हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में कनाडा का जो ऊपर का पार्ट है, वहां पर 5 झीलें हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण झील है ग्रेट बियर लेक। तो ग्रेट बियर लेक के चारों ओर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह विश्व का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। यह इतना बड़ा है कि समझिए कि एक बेल्जियम देश के बराबर इसका एरिया है। क्लियर है। और इसे सास्ट्वी के नाम से जाना जाता है। यह जो जैवमंडल रिजर्व है, इसे सास्ट्वी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। यह विश्व का सबसे बड़ा जैव रिजर्व है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कहां पर है? कनाडा में। क्लियर है।
जहां तक भारत की बात है तो भारत में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का निर्धारण या नामकरण जो होता है वह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तथा ये राज्य के संप्रभु अधिकार में होते हैं, ठीक है। तथा इन जयमंडल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। और यह मान्यता कौन प्रदान करता है? यूनेस्को के द्वारा यह मान्यता प्रदान की जाती है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट है कि हालांकि यूनेस्को के सहयोग से जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनी थी 1971 में ही, लेकिन भारत में पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, यह बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कब बना? 1986 में। और कौन था? नीलगिरी। तमिलनाडु में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में जयमंडल रिजर्व है, वह उसका नाम है नीलगिरी, जो भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि भारत में पहला तो था 1986 में नीलगिरी बना, लेकिन वर्तमान में अभी तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं या जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में भारत में 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। क्लियर है? कितना है? 18। लेकिन इन 18 में से 12 क्या है? 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व जयमंडल आगार मतलब वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में उनको चिन्हित किया गया है, विश्व जयमंडल आगार में शामिल किया गया है, जिसे WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का जयमंडल आगार का एक नेटवर्क है, वर्ल्ड नेटवर्क। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कितने को WNBR में शामिल किया गया है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, तो वह 12 है। तो ये कौन? 18 रिजर्व, और वे 18 में 12 कौन कौन है, इसकी सूची जो है यहां पर हमें आपको यहां पर अंकित है। ध्यान देंगे कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हम जानते हैं कि सबसे पहला कौन बना? नीलगिरी। हम इसके पहले पुनः बता दे रहे हैं कि 1971 में इसका कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन भारत में पहला जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बना वह 1986 में। कौन था? नीलगिरी। किस राज्य में है? तो यह जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह 3 राज्यों की सीमा पर है। कौन कौन? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के रूप में। और यह भारत का पहला जयमंडल रिजर्व है जो WNBR में भी शामिल हुआ 2000 में। 2000 में इसको WNBR मतलब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है वर्ल्ड का, उसमें नीलगिरी को शामिल किया गया। क्लियर है? दूसरा महत्वपूर्ण है मन्नार की खाड़ी। एक ध्यान देंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, तो एक लिस्ट तो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आप बिल्कुल इसको मेमोराइज करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आप इसको जो है इंडिया के मैप पर इसको ध्यान देंगे। इंडिया के मैप पर आप ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे अगर दक्षिण में अगर हम चलेंगे, सबसे दक्षिण में, तो इंडिया का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है? ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार में सबसे पहला एक बायोस्फीयर रिजर्व है। वहां से अगर हम शुरुआत करेंगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व को आपके सामने मैप पर अंकित किया जा सकता है बिल्कुल आराम से। जैसे ग्रेट निकोबार हम चले जाएंगे, ग्रेट निकोबार जो भारत का दक्षिणतम क्षेत्र भी है, दक्षिणतम द्वीप भी है, तो ग्रेट निकोबार में एक है जो यहां पर देखिएगा ग्रेट निकोबार। उसके बाद हम आ जाएंगे तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु में सबसे पहले क्या है? ग्रेट निकोबार से ऊपर बढ़ेंगे तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के बाद कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी के बाद और ऊपर बढ़ेंगे तो देखिएगा अगस्त्यमाला जो तमिलनाडु और केरल का भाग है। उसके बाद आप आएंगे और ऊपर आएंगे तो नीलगिरी का क्षेत्र है। तो आपके सामने कितना आ गया? 4 बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर आ गया। कौन कौन? सबसे पहले ग्रेट निकोबार, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, उसके बाद अगस्त्यमाला और फिर नीलगिरी। तो 4 क्लियर हो गया। उसके बाद तमिलनाडु के ऊपर में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है शेषाचलम। शेषाचलम देखिएगा, आंध्र प्रदेश शेषाचलम, बिल्कुल उसी रो में मैंने मैप इंकित किया है बायोस्फीयर रिजर्व को। तो शेषाचलम। उसके बाद ऊपर और बढ़ेंगे तब कौन सा राज्य आ जाएगा? उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल। क्लियर है? उड़ीसा से ऊपर हम बढ़ेंगे तो पुनः कौन सा राज्य आ जाता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का एक डेल्टाई जयमंडल रिजर्व है जिसका नाम है सुंदरवन। तो देखिएगा ये सुंदरवन आ गया। सुंदरवन के ऊपर हम बढ़ेंगे तो पुनः मेघालय का पार्ट आ गया, और मेघालय में कौन सा है? तो नोकरेक है। क्लियर है? और ऊपर हम बढ़ेंगे तब भारत का कौन सा राज्य आ जाता है? असम। तो असम में 2 हैं। कौन कौन? एक है मानस और दूसरा है डिब्रू सैखोवा।
क्लियर है, मानस और डिब्रू सैखोवा, क्लियर है। उसके बाद हम आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग जो है एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश से पुनः पूरब की ओर चलेंगे तो सिक्किम राज्य आता है, और सिक्किम राज्य में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सिक्किम में है कंचनजंगा, क्लियर है। उसके बाद पुनः पश्चिम की ओर चलेंगे तो भारत का एक राज्य आता है उत्तराखंड, और वहां पर एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी जो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के ऊपर बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश राज्य आता है, और हिमाचल प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है शीत मरुस्थल, वहां का नाम ही है जो पेंच, वहां का एक राष्ट्रीय उद्यान है पंच राष्ट्रीय उद्यान, उसके चारों ओर का क्षेत्र है, क्लियर है। तो यहां तक हम पहुंच गए शीत मरुस्थल का। उसके बाद आ जाते हैं सीधे पश्चिम के राज्य गुजरात में, और वहां का एक बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है कच्छ करण, क्लियर है, कच्छ करण। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, क्लियर है। तो मैंने दक्षिण से शुरू होकर पूरा भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में एक कोना घूम लिया, तो भारत के लगभग 14 बायोस्फीयर रिजर्व आ गए। अब हम आ जाएंगे भारत का कौन सा भाग, तो भारत का मध्यवर्ती भाग में मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जहां पर 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन कौन, पंचमढ़ी, पन्ना और अचानकमार। तो ये महत्वपूर्ण 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो बिल्कुल अगर मैप पर आप ध्यान रखेंगे तो 18 का नाम आपके सामने आ जाएगा। शुरुआत हम देखिए, शुरुआत दक्षिण से उत्तर कैसे करेंगे। सबसे पहले ग्रेट निकोबार के उत्तर में आए तो मन्नार की खाड़ी, उसके बाद मन्नार की खाड़ी के बाद जो केरला और तमिलनाडु दोनों में है वह है मन्नार की खाड़ी अगस्तमाला के ऊपर हम चलेंगे तो नीलगिरी के ऊपर आंध्र प्रदेश में जाएंगे शेषाचलम, उसके ऊपर जाएंगे तो सिमलीपाल, उसके ऊपर जाएंगे सुंदरवन, उसके ऊपर जाएंगे नोक्रेक के बाद कौन सा आ गया, तो असम का मानस और डिब्रू सैखोवा, उसके अरुणाचल प्रदेश का कौन सा दिहांग दिबांग, उसके पश्चिम की ओर आ जाएंगे तो सिक्किम में कौन सा कंचनजंगा, और पश्चिम की ओर चलेंगे तो उत्तराखंड का क्षेत्र है कौन सा, नंदा देवी, और ऊपर में चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल, उसके पुनः पश्चिम में आ जाएंगे तो कच्छ करण, क्लियर है। उसके बाद सीधे सेंटर पॉइंट में भारत के मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, जहां पर 3 है, कौन कौन, अचानकमार, पन्ना और पंचमढ़ी, क्लियर है। तो ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उनको WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। उसमें कौन कौन सा है तो देखिएगा, सबसे पहले है नीलगिरी के बाद मन्नार की खाड़ी के बाद अगस्तमाला के बाद सिमलीपाल के बाद सुंदरवन के बाद नोक्रेक के बाद कंचनजंगा के बाद नंदा देवी के बाद आपका कच्छ करण नहीं, पंचमढ़ी, पन्ना और अचानकमार। एक जो इतना है 12 जो है वे आपके WNBR यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में आते हैं। तो एक महत्वपूर्ण मैंने आपको डाटा दे दिया, आप इसको मैपिंग कर लेंगे और बिल्कुल इसी अनुसार मैपिंग अनुसार आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि जयमंडल की संरचना कैसी होती है। जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व की जो संरचना होती है वह त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तर क्या है तो देखिएगा, इसका पहला लेयर यह है, सबसे आंतरिक भाग है जिसको कोर क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा भाग जो है यह ब्लैक कलर से दिखाया गया है, इसको बफर क्षेत्र कहा जाता है। और तीसरा भाग जो डॉट डॉट बिंदु है इसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, क्लियर है। तो बफर क्षेत्र, एक कोर क्षेत्र क्या होता है तो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे केंद्रीय क्षेत्र होता है, सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र होता है, और यहां पर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां जो है निषिद्ध रहती है। किसी का प्रवेश यहां पर नहीं होता है, मानव का प्रवेश यहां पर वर्जित है। सिर्फ किसको प्रवेश दिया जाता है वहां पर, तो जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस क्षेत्र से संबंधित है, इसके देखभाल की से संबंधित है, उनका यहां पर प्रवेश है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यहां पर निषिद्ध होती है। तो यह है बिल्कुल कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र का चारों ओर का जो भाग होता है उसको बफर क्षेत्र कहा जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है अनुसंधान के लिए, पर्यटन के लिए, और सीमित रूप से ह्यूमन एक्टिविटी भी होता है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि इसमें अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। तो यह क्षेत्र जो होता है बफर क्षेत्र, यह अनुसंधान के लिए भी है, इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म के लिए भी इसको उपयोग किया जा सकता है, और सीमित मानवीय क्रियाएं भी यहाँ पर हो सकती है, क्लियर है। और तीसरा मतलब बफर क्षेत्र के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, और यह क्षेत्र जो होता है अत्यधिक खुला और विस्तृत क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में मनोरंजन के साधन, मानवीय आवास और थोड़ी मात्रा में विकास के कार्य भी किया
जाता है, लेकिन विकास का कार्य उतना ही किया जाता है ताकि यह बफर क्षेत्र और कोर क्षेत्र पर के पारितंत्र को यह डिस्टर्ब न करे। क्लियर है? अब यहां तक हम समझते हैं कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का कार्य क्या होता है। तो 3 प्रकार के कार्य होते हैं यहां, इसके 3 बुनियादी कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है संरक्षण कार्य। तो किस प्रकार का संरक्षण? तो भूदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण में यह योगदान देता है। पहला कार्य क्या हो गया? संरक्षण। दूसरा काम इसका क्या है? यह विकास का कार्य। जैसे टिकाऊ विकास की एक रणनीति हम लोग पढ़ते हैं, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह टिकाऊ विकास को ही बढ़ावा देता है। ठीक है? तो आर्थिक और मानव विकास को इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। और तीसरा है लॉजिस्टिक वर्क यानी संभार तंत्र कार्य। इसके अंतर्गत अनुसंधान, निरीक्षण से संबंधित मामलों का सूचना विनिमय किया जाता है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यही है लॉजिस्टिक वर्क। क्लियर है? तो हम लोग समझ लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के 3 काम है, संरक्षण काम, विकास का कार्य और लॉजिस्टिक वर्क या संभार तंत्र कार्य। अब इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य को लेकर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जाता है? तो इसके 4 प्रमुख उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र का दीर्घकालीन संरक्षण, मतलब जैव विविधता और इकोसिस्टम का जो है उसका दीर्घकालीन संरक्षण किया जा सके, इसलिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को निर्मित किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन। ठीक है? तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जैव विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। और चौथा है जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना। तो हम समझ सकते हैं कि इसके 4 प्रमुख उद्देश्य, 3 प्रमुख कार्य है और इसकी संरचना जो होती है त्रिस्तरीय होती है।